स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, टुडे इन दिस वीडियो हम कवर अप करने वाले हैं हमारी हिंदी का लिटरेचर क्वेश्चन। इसमें हम कवर करेंगे यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। इससे पहले मैंने इस वीडियो के इंस्ट्रक्शन के तौर पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देख मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताई थी, तो उन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखना। एज इंस्ट्रक्शन मैंने वो वीडियो अपलोड करी है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख कर आइए, उसके बाद ही आप इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो को आपको देखना है, तभी आपके काम आएंगी, बेनिफिशियल होंगी। तो बिना देरी करे हम जो है, मैं अभी ये होप कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है, और उसके बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये है हमारा यूनिट 4, जिसमें हमारी जो है, जिसका नाम है तकनीकी समावेशी और संवहनीय विकास के साथ प्राकृतिक संरक्षण। इसमें हमारी जो है 2 चैप्टर आते हैं। पहला है हमारा हिरोशिमा, जो कि एक पोयम है, कविता है, और दूसरा है एक चैप्टर पाठ संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिरोशिमा के बारे में। आई एम होपिंग आपने जो है वो वीडियो देख ली है, क्योंकि उसमें मैंने बोला था आपको कि इस वीडियो को देखने से पहले एक एक बार हर चैप्टर को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने एक एक बार इन चैप्टरों को पढ़ा है। ठीक है, अभी है हमारा हिरोशिमा। इनके जो कवि थे वो थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो सबका कवि जो है चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका कवि परिचय देखेंगे, और उसके बाद हम जो है समरी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है हमारे इन कवि का जो परिचय है वो हम करते हैं। तो हिरोशिमा, जैसे कि आपने सुना ही होगा बचपन में, हिरोशिमा, नागासाकी। तो ये आपने इसलिए सुना है, मतलब ऐसे सुना होगा ना, लाइक यहाँ पर बम अटैक हुआ था, ऐसे बचपन में कभी शायद ही सुन लिया हो। तो यहाँ पर है कवि का नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। पहले जैसे कि क्या होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, कि अपने जो अपना नाम जो होता था उसके पीछे अपने पापा का नाम हुआ करता था, फादर का नाम हुआ करता था, और उसके बाद हम जो है अपना सरनेम लिखते थे। ठीक है, वैसे ही इन्होंने इनका नाम है सच्चिदानंद, इनके फादर का नाम, और उसके बाद इनका सरनेम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, इसलिए इनका नाम इतना बड़ा है। अगर आपको ये नाम कभी का याद हो जाएगा तो ये ईजी हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उनके फादर का नाम भी, उनके पिताश्री का नाम भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है अज्ञेय। अब अगर आपने पूरी साल चैप्टर को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप इनको अज्ञेय के नाम से ही जाने होंगे। आपने शायद ये नाम ना सुना हो, अज्ञेय पढ़ा हो जब आपके टीचर ने पढ़ाया हो, क्योंकि अज्ञेय इनको उपाधि दी गई है। यहाँ पर एज अ उन्हें जो उपाधि दी गई है ना, उसको एज अ नेम यूज़ किया गया है। ये जो है इनकी उपाधि, इनका नाम नहीं है, पर उनको जो है उनकी उपाधि के से ही पुकारा जाता है, जो कि है अज्ञेय। ठीक है, अब है इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था व्यती देवी, पिता का नाम था पंडित हीरानंद शास्त्री। ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनके जो मतलब इनके पिता की देखरेख में, जब इनके पापा ही इनको पाल रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा सीख ली थी, उसका अध्ययन किया था। 1925 में इन्होंने पंजाब में एंट्रेंस की परीक्षा की। इनका कॉलेज का नाम आपसे जो है ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इसमें इन्होंने क्या लिया था, एडमिशन लिया था। 1927 में लाहौर के फॉरमैन कॉलेज में इन्होंने अपनी बीएससी करी थी, और 1929 में बीएससी करने के बाद इन्होंने एमए में अंग्रेजी का विषय लिया, पर वो जो पढ़ाई थी एमए की, वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में इंटरेस्ट था, उनकी वजह से इनकी जो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुरस्कार। तो पुरस्कार हमारा आ जाता है, इनको पुरस्कार मिला था, जैसे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1983 में भारत भारती और स्वर्ण पुष्पांजलि पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, ये है। और फिर आ जाता है इनका प्रमुख रचनाएं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी शेखर एक जीवनी, जो कि एक जीवनी है, इन्होंने लिखी हुई है, नदी के द्वीप, आंगन के पार, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में। अब हमने कवि परिचय जान लिया, अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी, सारांश। तो क्या होता है, 6 अगस्त 1945 को कवि कहते हैं कि परमाणु बम के गिरने में ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए वहाँ सूर्य निकला और अस्त हो गया हो। सुबह के समय परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, मतलब जो बम गिरा था उसकी ऐसी रोशनी थी जैसे सूरज की रोशनी होती है। ऐसा लगा कि अचानक से सूरज आया हो और अस्त हो गया हो। तो क्या हुआ था कि देखते देखते, मतलब जो परमाणु बम, वो एक परमाणु बम था, तो ये जो परमाणु बम गिराया हुआ था उससे उसने हिरोशिमा नगर को नष्ट कर दिया था। मानव छाया में इधर उधर नहीं बिखरे, अपितु
गर्मी की अधिकता से मनुष्य के शरीर भाप बनकर उड़ गए। क्या हुआ कि इतनी तेज मतलब इसका इम्पैक्ट हुआ था कि जो व्यक्ति थे उनका जो है शरीर भाप बन गया था। मनुष्यों का भाप, जैसे क्या होता है कि जैसे पानी रखा हुआ है वो भाप बन के जब उड़ जाता है तो वहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है। उसी तरीके इंसान ऐसे भाप बनकर उड़ गया था कि कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता था। भले ही मानव शरीर नहीं बचे, उनके चिन्ह भी नहीं बचे, लेकिन उनकी छायाएं जो थी वो अभी भी शेष थी। झुलसे हुए जो पत्थर भी झुलस गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हुई थी, और पक्के धरातलों पर भी विनाश की परछाइयाँ आज भी अंकित है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए सूर्य परमाणु बम ना मनुष्य को ही भाप बनाकर सोख लिया। मतलब क्या हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु बम डाला था इस पर, हिरोशिमा पर। एक हिरोशिमा पर डाला था, एक नागासाकी पर डाला था। जो हिरोशिमा के बारे में डाला था उसकी कंडीशन बताई गई है कि हिरोशिमा में क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, मतलब ये हमारे, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, यूनिट का नाम है तकनीकी समावेशी और संवहनीय विकास के साथ प्राकृतिक संरक्षण। तो गाइज सॉरी, तो गाइज क्या है कि इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो कि इंसानों ने ही बनाई है, वही इंसान को नष्ट करती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है। ठीक है, पत्थरों पर यह परछाइयाँ आज भी उस दिन की घटना की भयंकर विनाश लीला की गवाह है। इतनी सालों बाद भी, 1945 की बात है, इतनी सालों बाद भी आज भी अगर हम उस एरिया में जाएँ तो हम देख सकते हैं उधर के पत्थरों पर, जगह पर, कि कैसे कैसे जो है कितनी बुरी कंडीशन उस टाइम पे हो गई थी कि आज तक उस चीज़ के निशान पड़े हुए हैं। तो क्या है, मेन चीज़ हमें यही बताई गई है कि सूरज से कंपैरिजन किया गया है कि इतनी गर्मी थी, जैसे सूरज मध्य में नहीं आ जाए, ऐसे चौक के बीच में बिल्कुल आ जाता है, ऐसी गर्मी पैदा हुई थी, ऐसी किरणें पैदा हुई थी। पर ये जो किरणें थी वो सूरज की नहीं थी, किसकी थी? विस्फोट की थी। गर्मी से जो धरती थी वो फटी की फटी हो गई थी। कभी कहते हैं कि मनुष्य की जो छायाएं थी वो दिशाहीन हो गई थी, प्रकाश जो है छिटने लगा था। ये जो प्रकाश था वो सूर्य का नहीं था बल्कि मानव के नशंशांत का था। क्या होता है कि मतलब ऐसे इसमें बताया गया कि मानवता जो है झुलस रही थी, मानव तो झुलस ही रहा था, मानवता भी झुलस रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर इतना बड़ा अटैक किया उसमें जो है मनुष्यता एक तरीके से खत्म हो गई। कभी कहते हैं कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए और का प्रकाश था। अतः मतलब ऐसे बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ जो था, मतलब जो बम में जो विध्वंसक जो चीज़ें थी वो ऐसे फैल गया चारों ओर, लाइक नाचने लगा। कभी कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही पूरी जो विनाश लीला थी, मतलब अचानक से ही ये सब कुछ हुआ, अचानक से बम पड़ा, इतना बिल्कुल गर्मी पैदा हो गई, अचानक से सब कुछ शांत पड़ गया, दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई और मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु ये जो दुर्घटना थी ना, आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के रूप में निशानी, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि क्या है, अभी भी निशानी के रूप में बची हुई है। मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप बदल कर मिटा दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस लाइन में हमारी जो ये पूरी जो हिरोशिमा कविता है उसमें मेन चीज़ हमें यही बताई गई है कि कैसे साइंटिफिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, इंसान के द्वारा बनाई गई है और वो इंसान को ही खत्म करती हुई जा रही है। पत्थर पर लिखी हुई व जलती हुई छाया अर्थात विकृत रूप मानव के नरसंसार का गवाह है। मतलब आज भी वो जो चीज़ें जो साइंस वहाँ पर रह रहे हैं वो आज भी कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है नरसंसता हुई थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी क्या थी, कविता थी हिरोशिमा। तो उसके बाद आता है हमारा संस्कृति, चैप्टर है हमारा संस्कृति। ठीक है, जो कि लिखा गया है भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा। अगर मैं इनके बारे में अगर अपने आप से बताऊं तो देखिए, भदंत आनंद कौशल्यायन एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इनको जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा में जानेंगे। देखो, जो लाइक आगे जब जगह नहीं बचती है ना तो लाइनें बढ़ानी पड़ती हैं, तो उसके लिए जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले हम ये मेन चीज़ें देख लेते हैं। इनका नाम जो था वो हरनाम दास था। वैसे यहाँ पर भदंत आनंद कौशल्यायन है, यहाँ पर हरनाम दास, वो भी हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1905 में अम्बाला पंजाब में। माता का नाम था रामपति, पिता का नाम था पंडित रामदीन। प्रमुख रचनाएं थी बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध के उपदेश, पाली साहित्य का इतिहास, पुरस्कार हिंदी सेवा सम्मान, शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था और निधन हुआ था 22 जून 1988 नागपुर में। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, देखो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, कौशल्यायन इनको जो क्या है बहुत ही ज़्यादा, ये एक बौद्ध भिक्षुक थे, लेखक थे, अनुवादक थे। इनका असली नाम जो था वो था हरनाम दास। इनको जो है क्या हुआ कि इनको बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, बचपन से ही विद्या में रुचि थी। संस्कृत, पाली और हिंदी में इन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी थी। बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन भी किया था। कौशल्यायन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में यात्राएं भी की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा, बुद्ध और उनका धम्म, इनका भगवान बुद्ध को उपदेश, तो ये सब हम देख के पहचान सकते हैं कि इनको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने क्या करा था, भारतीय संस्कृति और साहित्य में योगदान दिया था, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जो कि हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद है इनका निधन, जैसे कि हमने जाना 22 जून 1988 को हुआ था। और इनका जो जीवन था वो बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ही समर्पित हो गया था।
ठीक है, इसलिए ये जो एक अमर विभूति बन गई। मतलब बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था किसमें, बौद्ध धर्म में। उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया पूर्ण जिंदगी। भारतीय संस्कृति के लिए भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ये हमारे हो गए कवि परिचय। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए गए। कुछ लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। लेखक के अनुसार देखो, इसकी मैं समरी दे पाऊँ, आप इसका इन क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी इसकी समरी मैं आपको दे दूँ। देखो, लेखक कहते हैं सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है। मतलब परंतु ये जो शब्द होते हैं ना, जो संस्कृति शब्द है और जो सभ्यता शब्द है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे यूज़ करे जाते हैं लाइक सेम चीज़ें, पर ये सेम नहीं है। और इसी जैसे अगर इनके बीच में अगर विशेषण लगा दिया जाए तो इनका मतलब जो होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। जब इन शब्दों के साथ अलग अलग विशेषण लग जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा और टफ हो जाता है इसको समझना। जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। ठीक है। लेखक समझाने का प्रयास करते हैं कि आग, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आग की खोज के बारे में, सुई की खोज के बारे में। तो इन्होंने क्या करा था, लेखक ने समझाने का प्रयास करने के लिए आग और सुई का उदाहरण भी दिया था कि कैसे जो जिससे कैसे बताया गया, उन्होंने संस्कृति को कैसे डिफाइन करा है। उन्होंने बोला है कि जो कोई मनुष्य होता है, मनुष्य की जो योग्यता होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रेरणा होती है, वही उस इंसान की क्या होती है, संस्कृति होती है, जिसके बल पर वो आविष्कार करता है। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर साबित करने के लिए किसका उदाहरण दे रहे हैं, सुई धागे का और किसका, आग का। वो कहते हैं कि वह कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर एक छेद बनाया। सुई बनाने के लिए हम जो लोहे को घिसते हैं, एक छेद बनाते हैं और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच रखते हैं, यही एक संस्कृति है। ठीक है, ये संस्कृति होगी। तुमने जो दिमाग लगाया है कि तुमने किसी चीज़ को घिसा, उसमें छेद कर दिया, अब वो चीज़ जो है हमने जो पिन बनाई वो क्या कर रही है, दो चीज़ों को जोड़ रही है, सिलने का काम ही करती है। तो ये जो टैलेंट था, ये जो सोच थी, वही एक तरीके की संस्कृति है। और इन्हीं खोजों के आधार पर अब जैसे कोई चीज़ बनाई गई, उसके बाद आगे की जो जनरेशन है वो उस पर अपना काम कर रही है और उसको आगे लेकर चल रही है, इसको हम सभ्यता बोलेंगे। और जो चीज़ बनाई गई किसी इंसान के द्वारा, वो उस इंसान की संस्कृति कहलाएगी। सिंपल सीधी बात, ये मैंने आपको बता दी। देखो, संस्कृति हमारी क्या हो गई, संस्कृति हो गई किसी इंसान ने कोई आविष्कार किया, ठीक है, वो उसने जो भी अपनी योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा दिखाई, वो उस इंसान की क्या हो गई, संस्कृति हो गई। बाकी आगे की जनरेशन आई, उन्होंने उस चीज़ का यूज़ करा, उसमें चेंजेस लाए हल्के हल्के, तो उसी को यूज़ करना, उसको आगे बढ़ाकर लेकर चलना, यही क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है अकॉर्डिंग टू कवि। क्या होता है कि भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं, देखो हमें पता है कि जो फिजिक्स जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको पता है कि जो न्यूटन थे, उन्होंने क्या दिया था, ग्रेविटेशन फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का जो उन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। इसलिए वह संस्कृत कहलाए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है ग्रेविटेशन फोर्स का। ठीक है, इसलिए वो क्या कहला गया, संस्कृत, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का क्या किया, आविष्कार किया। वहीं पर जो आगे जैसे जो साइंस थे या फिर हम जैसे जो बच्चे हैं, वो हमें उसके बारे में हम उसके बारे में चीज़ के बारे में जानते हैं, पर हमें जो है क्या बोला जाता है, हमें इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। हम जो बच्चे हैं जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को संस्कृत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने बनाई नहीं, ये चीज़ बनाई है न्यूटन ने, तो वो एक संस्कृत व्यक्ति हो गए। पर जो हम जैसे बच्चे हैं वो सभ्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो क्या होता है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग की आविष्कार करके, तथ्य के लिए सुई धागे और आग की आविष्कार करने के, तो क्या होता है कि बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपनी मनीषियों से भी मिला। जैसे क्या होता है कि हमारे जो पहले की जो, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो संस्कृति क्या कहलाती है, यहाँ पर संस्कृति को डिफाइन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। देखो क्या होता है कि आग की आविष्कार करने के इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपनी मुनि ऋषियों से भी मिला। क्यों? उनके अकॉर्डिंग मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना, रोगी बच्चे को रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना, इसी चेतना में प्रेरित होता है, मतलब संस्कृति को दिखाता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में, गृह त्याग कर कठोर तपस्या करनी, मतलब अपना जो उन्होंने घर त्याग कर कर लोगों के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए उन्होंने जो उपाय निकाले थे, वो भी एक तरीके की संस्कृति हो गई। कार्ल मार्क्स जो थे, वो मजदूरों का जीवन सुखद बनाने के लिए, पूरा करने के लिए अपना जीवन जो उन्होंने दुखपूर्ण निकाल दिया, बिता दिया। और जो लेनिन थे, उन्होंने मुश्किलों से डबल रोटी के टुकड़ों को अपने जो मुश्किल से जो डबल रोटी मिली थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया
खिला दिया। इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर-कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यता के उदाहरण है। अब क्या होता है कि कई जैसे संस्कृति के भी टाइप्स होते हैं, संस्कृति और असंस्कृति। संस्कृति होती है कि जो मनुष्य के हित में होती है, पर असंस्कृति मनुष्य के हित में नहीं होती है। तो असंस्कृति क्या हो गई, वो संस्कृति नहीं होगी, क्योंकि वो मनुष्य के हित में नहीं है। यही बुद्धि और विवेक से एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना से सदा श्रेष्ठ है। मतलब जो संस्कृति है वो असंस्कृति पर हमेशा भारी पड़ती है, श्रेष्ठ और स्थायी होती है। यही ओवरऑल था। देखो ये मैं थोड़ा अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि है मनुष्यता, हमारा यूनिट 5 जो कि था वसुदेव कुटुंबकम एवं सह संबंधिता। ठीक है, मनुष्यता जो पोयम है बहुत ही प्यारी सी पोयम है, जो कि लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 में चिरनगांव उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्ता, माता का नाम था काशीबाई गुप्ता। और इनकी जो शिक्षा थी वो मैथिली शरण गुप्त को किताबी पढ़ाई नहीं पसंद थी। जो किताब से पढ़ना वो सब उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वह उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। मतलब उनके टीचर उनके जो टीचर थे वो उनको क्या करते थे, प्रेरित करते थे कि वो कविता लिखें। प्रमुख रचनाएं उनकी थी भारत भारती, यशोधरा, संकित तिलक, पंचवटी। उनका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1964 में। उनकी जयंती को हर साल कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी उपाधि मतलब बता रहे हैं कि लेवल कितना बड़ा था उनका, और कि उनका एक दिवस भी मनाया जाता है जो कि होता है कवि दिवस। पुरस्कार उन्हें मिले थे बहुत सारे पुरस्कार जो थे। 1932 में उन्हें साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। 1954 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1953 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। उन्हें राज्यसभा का मानद सदस्य बनाया गया था। महात्मा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने इनको। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे मैथिली शरण गुप्त के बारे में था। ठीक है, तो हमारी जो बहुत ही प्यारी पोयम है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखो, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया है इस कविता से। पहले भाग में कवि कहते हैं, जिसका है विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो पैराग्राफ था उससे वो बोलते हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो है इनको जो है लोग हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद भी इंसान हमें याद रखे। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहते हैं जो कि है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी जो पैराग्राफ था उसमें उन्होंने बोला है कि जो हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। बल्कि जो सरस्वती देवी सरस्वती जो है वो भी उन लोगों की कथा को बखानती हैं जो कि उदार होते हैं। ठीक है, और ये जो समस्त सृष्टि उसी इंसान को पूछती है जो कि उदार होता है। ठीक है, जो दूसरों की चिंता करता है। तीसरे भाग में कवि ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे सुधांत रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरसिद्धज्ञ ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कंड ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तीसरे भाग में कवि कहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथा जो है वो है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, वही वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग ज्ञान सामने झुकारा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो चौथे भाग में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है, जीता है। पांचवें भाग में है, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। सनातन जान आपको करो न गर्भ चित्त में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हमारा पांचवा भाग था जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। फिर छठा भाग आता है,
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव है बड़ा रहे बड़े बड़े, परंपरा अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक किसी न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छठे भाग में ये जो भाग था उसमें कवि कहना चाहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों को देवता भी स्वागत करते हैं। अब लाइन थी अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, तो मतलब क्या करते हैं, जो दयालु होते हैं उनका जो है परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं, अतः हमें दूसरों के लिए परोपकार व कल्याण करना चाहिए। उसके बाद है मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फल अनुसार कर्म के अवश्य ब्राह भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की पिता हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या होता है कि जो हमारा सातवां है, छठे एक सेकेंड, सातवें भाग में जो कवि कहते हैं कि मनुष्य को बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, तो सभी मनुष्यों को भाई बंधु की तरह रहना चाहिए, और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाव है चलो विशिष्ट मार्ग में सहर्ष में खेलते हुए, विपत्ति बिगड़े जो पड़े उन्हें ढके लेते हुए, घटे न हेल मेलहा बढ़े न भिन्नता का भी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम भाव है कि कवि कहना चाहते हैं कि विपत्ति आए विघ्न आए उनको हटाते हुए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए, आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए, भेदभाव नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो विद पोयम कविता मैंने आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर समझा, पूरी कविता समझा दी है विद एक्सप्लेनेशन। आई एम होपिंग आपको आ गई होगी अच्छे समझ। अब है मानवीकरण की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो मानवीकरण की दिव्य चमक है वो लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा, जिनका जो जन्म था वो हुआ था 15 सितंबर 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश। निधन हुआ था इनका 23 सितंबर 1983 नई दिल्ली में। शिक्षा इनकी हुई थी बनारस हिंदू महाविद्यालय से, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पुरस्कार इन्हें मिला था 1983 में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोग के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रमुख रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे हुए लोग, कुछ रंग कुछ गंध, लड़ाई, कच्ची सड़क, काट की घंटियां, इस तरीके से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अभी जो मानवीकरण की दिव्य चमक है बेसिकली ये लिखी गई है फादर कामिल बुल्की के लिए। तो जो फादर कामिल बुल्के का भी आपको आ सकता है कि उनका जीवन परिचय पूछ लिया जाए, तो फादर कामिल बुल्के हिंदी साहित्य के महान विद्वान और अनुवादक थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। उनके पिता का नाम लुइस बुल्के और माता का नाम एम्स वॉस था। उन्होंने बेल्जियम में इंजीनियरिंग की थी, पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन अध्यात्म उनको जो है क्या हो गया कि अध्यात्म और साहित्य में उनकी प्रति झुकाव के कारण उन्होंने जेसुइट धर्म संघ में प्रवेश लिया। भारत आने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी MA किया और साहित्य के क्षेत्र में गहन योगदान किया। उसके लिए उन्होंने क्या करा, पद्म भूषण भी मिला था उन्हें, 1974 में सम्मानित किया गया था। उनका निधन 17 अगस्त 1982 को रांची में हुआ था। तो फादर कामिल बुल्की हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रमुख विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृति रामकथा, उत्पत्ति और विकास है, जिसमें उन्होंने रामकथा के विभिन्न रूपों को विश्लेषण किया है। तो अब उन्होंने बाइबल का भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का भी निर्माण किया था। उनका जो जीवन था वो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति समर्पित था। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी प्रेमियों को और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। देखो भाई, हमारा जो चैप्टर है उसमें जीवनी उनका चित्रांकन किया गया है पाठ का। फादर कामिल बुल्की के बारे में मैंने आपको बताया, वो क्या हो गए थे, उनको भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वो भारत आ गए थे। उनके जो पिता थे वो प्रवासी थे, एक भाई था उनका पादरी और एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन थी उनकी जिससे बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश के हमेशा दिखाते थे। उनका जो मित्र था रघुवंश, उसको वो हमेशा दिखाया करते थे उन पत्रों को। भारत में उन्होंने जिसेट संघ, जैसे कि हमने देखा, जिसेट संघ में उन्होंने एंट्री ली थी। धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। 9-10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया था। कोलकाता में रहकर BA करी थी। इलाहाबाद में MA करी थी। हिंदी में उनका बहुत ज़्यादा लगाव, जैसे कि हमने जाना, उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति, ये सब उन्होंने बताया, लिखा था। ठीक है, और उन्होंने बुल्के ने मांत्रलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था और क्या करा था, हिंदी कोश भी तैयार करी थी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार बेल्जियम गए थे। उसके बाद है लेखक का परिचय बुल्के से
लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि मतलब जो जो लेखक है, जो इस चैप्टर के लेखक है, वो कब मिले थे बुल्के से? वो मिले थे दिल्ली आने पर ही बना रहा। लेखक उन्हें महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उन्हें पारिवारिक संबंध बन गए। लेखक उन्हें महान व्यक्ति से बहुत जिससे उन डबल लाइन सॉरी एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं, उनकी चिंता हिंदी के लिए। अब क्या था, उनका बहुत ज़्यादा हिंदी का झुकाव था। वो ये सोचते थे कि जो लोग हैं वो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में क्यों इंटरेस्ट दे रहे हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी उनकी इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। वह हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। जब लोग जो है हिंदी को नकारा करते थे तो वो दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एवं नीला गाड़ी से रुकमन जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। तो ये वहाँ की बताया गया है कि उनको कब्र में कैसे लेके जाया गया था। वहाँ उपस्थित लोगों ने जनेंद्र कुमार कुछ लोगों के बारे में नाम दिए गए हैं, ये लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। फादर कामिल बुल्के का मर्शरी जो था वो कब्र पर लिटाने के बाद रांझा के फादर पार्सकल तो इन्होंने महिषी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया था। तो इन्होंने महिषी विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी के जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने इन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। मतलब वो जो है सबके बारे में अच्छा सोचते थे, हिंदी के बारे में इतना इंटरेस्ट देते थे, सबके लिए अच्छा करा करते थे, पर लास्ट में उन्हें जो भगवान ने थे सबके जीवन में उन्होंने अमृत दिया, पर ईश्वर ने उन्हें जो है जहरबाद से मृत्यु दी। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल और फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में कवि ने बोला कि उनको जो है पेड़ के नीचे लिटाया गया था, तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो वो जो व्यक्ति थे, एक पेड़ जो वो पेड़ होता है कि बहुत ही घना होता है पर फिर भी सबसे अलग होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये ओवरऑल जो है देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फादर कामिल बुल्के के बारे में आप जीवन परिचय जान लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। मैंने जैसे कि आई एम होपिंग कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत इसकी है नहीं। उसके बाद है सबसे खतरनाक यूनिट 6। तो भाई जो यूनिट 6 है जिसका नाम है साहित्य में न्याय संगत विकास की भूमिका। सबसे खतरनाक अवतार सिंह पाश, इनको पाश भी बोला जाता है, सिर्फ पास भी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1950 को तलवंडी शेलम पंजाब। माता का नाम था नासिब कौर, पिता का नाम था सुहन सिंह सिंधु। शिक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी और पंजाबी में ज्ञानी की डिग्री ली थी। 1978 में कपूरथला जिले के शेखरपुर में जेवीटी की परीक्षा पास की थी। पुरस्कार पंजाब साहित्य अकादमी से फेलोशिप, पंजाबी अकादमी ऑफ लेटर्स में फेलोशिप। और प्रमुख रचनाएं थी इनकी लोक कथा लड़ांगे साथी खिल्लेर होए। निधन हुआ था 23 मार्च 1988 को जालंधर पंजाब में। तो जो सबसे खतरनाक हमारा जो चैप्टर है वहाँ पर कवि ने बताया है कि जो अगर कोई इंसान प्यास से मर जाता है, बेहतर भविष्य के सपनों के में गुम हो जाता है, कवि ने उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति माना है। कवि के अनुसार मेहनत का लूट जाना, पुलिस के अत्याचार या शिकायत मतलब जो लोभ या फिर कोई धोखे की प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाना इतना भी खतरनाक नहीं होता। अन्याय को चुपचाप सहना, अपनी चारों ओर छल कपट देखकर भी शांत रहना भी खतरनाक नहीं है। सही होते हुए भी गलत को बर्दाश्त करना तथा अल्पज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना कि निष्क्रिय होकर जीवन व्यतीत करना है। तो उन्होंने खतरनाक इसको बताया है जब कोई इंसान जो न्यूट्रल हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी मतलब रिएक्ट ही नहीं करता किसी चीज़ पे, तब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। केवल अपने काम तक सिमट कर रह जाना बहुत बुरी बात है। लक्ष्यहीन होकर जिंदगी बिताना, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है और जी जा रहे तो वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कवि के अनुसार परिवर्तनशील संसार में जड़ होकर रहना भी खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए किसी इंसान को, समय के साथ गतिशीलता होनी चाहिए जीवन में, सार्थक ये जो इंसान को सार्थक बनाता है। हमारी नज़र ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबके लिए परिव्याप्त हो, सबके लिए सोचती हो। अंधविश्वास और रूढ़ियों वाली सोच सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, ऐसी आस्था जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के बजाय शांत रहने की प्रेरणा दे वह भी बुरी होती है। वह गीत जो कि किसी के मन में शौक को पैदा कर दे वो भी बहुत खतरनाक होता है। आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली सोच भी खतरनाक होती है। मतलब जब हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने लग जाते हैं और मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं, वो भी बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार कवि ने समाज में व्याप्त रहकर बुराइयों को उजागर करते हुए कहा है कि हमें समय के अनुसार प्रगतिशीलता रहनी चाहिए। हमें रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर
बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप में जागृत होना चाहिए। आत्मिक तो इस तरीके से कवि ने बताया है कि जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं जो कि हम समझते हैं खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं है, जितने की ये है कि कोई इंसान न्यूट्रल रहकर रह रहा है या फिर कुछ भी जो उसके सामने बुरा हो रहा है उस पर वो बोल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर हमें सारांश दिया हुआ है। कविता की प्रमुख थीम मानवता देखो ये चीज़ विषय वस्तु है, जान लीजिएगा। साहत और आत्मा की मृत्यु है। पांच ने उन स्थितियों को खतरनाक बताया जब व्यक्ति अपने मानवीय गुणों को खो देता है और एक मशीन की तरह काम करने लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना महत्वपूर्ण है। कवि ने संदेश दिया कि असली खतरा वह नहीं है जो हमें भारी रूप से दिखाई देता है, बल्कि जो हमारे अंदर हो रहा है, हमारी आत्मा की मृत्यु, हमारी सांस का समाप्त हो जाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठाने की क्षमता को मतलब आवाज़ उठाने की क्षमता का खो जाना, ये सब क्या है, एक सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। ठीक है, पुलिस की मार खतरनाक नहीं है क्योंकि ये हमें फिर से प्राप्त हो सकती है। गद्दारी, रिश्वत, जीवन की आत्मा और सांस की कमी असली खतरनाक स्थितियां मानी जाती हैं। कवि ने जीवन उन स्थितियों का वर्णन किया है जब व्यक्ति मशीन बन जाता है, अपने सारी सपनों और इच्छा को खो देता है और केवल एक नियमित चक्र में फंसा रहता है। उन्होंने उन आंखों की तुलना जमी हुई बर्फ से की है जो अच्छाई को की भूल चुक जाती है और जिसको गलत नजरिए से देखती है। मतलब वो ऐसे कुछ बर्फ जैसे कुछ करती नहीं है ना, वैसे ही आंखों का कंपैरिजन किया गया है। बिना किसी लक्ष्य के जीना, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना, स्वाभिमान की मृत्यु को कवि ने सबसे खतरनाक स्थिति बताया है। उसके बाद है हमारा लास्ट, जो कि है गिरगिट। अंतोन चेखव के द्वारा ये लिखा गया है। इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। कवि परिचय हम जान लेते हैं। तो जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 में अंतोन चेखव का, जो कहाँ पर हुआ था, बटेगन रोग, रूस में। पिता थे पावेल चेखव, माता थी येवगेनिया। शिक्षा इनकी थी 1859 से 1869, 10 साल की। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा की थी 1829 से 1884 तक। चेखव ने मॉस्को में मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूरी की और डॉक्टरी करने लगे। पुरस्कार, ल्यूसिली लार्टल, अम्बार्ड फोर्ड, आउटस्टैंडिंग रिवाइवल। और प्रमुख रचनाएं थी प्लाटोनोव, इवानोव, मेदवेव, लेसी चुविली, चायका, स्वादवा और प्रेडलोजेनिया। निधन हुआ था 15 जुलाई 1904 बोडन व्हीलर, जर्मनी में। ये ओवरऑल अंतोन चेखव का परिचय है। लास्ट हमारी जो समरी आ जाती है, गिरगिट। कहानी समाज में जो मतलब गिरगिट जो है, कहानी क्या कर रही है, समाज में व्याप्त जो चाटुकारिता पर करारा व्यंग्य किया गया है। आचुमेलोव, ये स्टोरी एक तरीके से बताई गई है। आचुमेलोव को जब ये विश्वास हो गया कि यह कुत्ता जनरल साहब का ही है, तब उसने सिपाही येल्दिरीन से कहा कि इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ, उनसे ये कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा। ऐसा संदेश भिजवाने के पीछे आचुमेलाव का उद्देश्य था अपने अफसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। उनकी चापलूसी करके वह उनके ऊपर एहसान रखना चाहता था। साथ ही वह अपने अफसर के समक्ष स्वयं को योगवान एवं जिम्मेदार पुलिस अफसर सिद्ध करना चाहता था। यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इस चाटुकारिता के चलते उसका न्याय भी प्रभावित होता है और न्याय का चक्र अन्याय की ओर घूमने लगता है। साथ ही समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, मौका परस्ती अपने पाँव पसार दी जाती है। ऐसी व्यवस्था में आम आदमी न्याय से सदैव वंचित रह जाता है। नॉर्मल इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। भले ही प्रतिपक्षी एक कुत्ता ही क्यों ना हो, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करना क्यूक्रीन ऐसे अफसरों के शोषण का शिकार बन जाता है, उसे दोषी करार दे दिया जाता है तथा समाज को हंसी का पात्र बना दिया जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जो कैसे जो गवर्नमेंट है या फिर कैसे जो इस टाइम पे पॉलिटिक्स की बात करी जाए या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे कैसे काम कर रही हैं, कि ऐसे भ्रष्टाचार उनमें पैदा होता जा रहा है जिससे नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है। करंट टाइम पे अपनी ही अपना दिखावा करना, अपनी चीज़ों का दिखाना, मतलब चापलूसी करना, इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि अपनी इमेज बनाने के चक्कर में जो नॉर्मल इंसान है उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब करी जा रही है। और जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, मौका परस्ती, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, पैर पसारती जा रही है, इट्स मीन बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा ओवरऑल जितना जो लिटरेचर का पोर्शन था, जो कि मैंने आज पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे ग्रामर कंप्लीट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ये अभी हमारा लिटरेचर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। आई एम होपिंग कि आपको सारे चैप्टर अच्छे से परफेक्टली समझ में आ गए हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर दूंगी रिप्लाई। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मिलते हैं हमारी ग्रामर पोर्शन में।